हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो पार्ट फर्स्ट थे। आज पार्ट सेकंड जिसमें हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद फिर उसमें क्या आंसर हमें मालूम होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी की सीक्वेंस के हिसाब से, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी लेंदी चैप्टर भी है। क्वेश्चंस तो देखिए इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे चैप्टर को कवर कराए, ऐसे क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट फुल मार्क्स को गेन कीजिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स की नीड है तो आप हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in, वहाँ से आप आसानी से नोट को रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बायोलॉजी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होती है। एक दूसरा क्वेश्चन वो भी मैंने इसी में साथ में अटैच कर दिया क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी छोटा था ये, नेम यू शेप ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेंगे। देखिए गार्ड सेल क्या होती हैं, जैसे कि आप नाम से भी समझ पा रहे हैं, गार्ड मतलब जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो सेफ्टी को ध्यान में रखकर अपॉइंट किया जाता है। अब इसी तरीके से नेचुरल सिस्टम में भी देखा जाता है, जो प्लांट बॉडी होती हैं, प्लांट बॉडी में जो लीफ होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, तो लीफ की अपर सरफेस मतलब अपर एपिडर्मिस और लोअर सरफेस मतलब लोअर एपिडर्मिस, दोनों ही सतह पर फाइन पोर्स पाए जाते हैं। अब इन पोर्स के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं कौन कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। ठीक है, इन पोर्स को बोलते हैं क्या है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने वाले सेल्स का नाम क्या होता है, गार्ड सेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, नेम यू शेप, नेम यू शेप्ड ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, सबसे पहले तो देखिए ये मालूम होना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए जो किडनी होती है ना, किडनी की यूनिट उसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, समझी होगी ध्यान से। उसमें स्टार्टिंग में ना एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, मैल्फिजियन बॉडी। ठीक है, अब नेफ्रॉन का जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिस्टम। जो सेकेंड पार्ट है ट्यूबुलर सिस्टम, उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, पीसीटी, सेकेंड लूप ऑफ हेनल और थर्ड डीसीटी। अब जो सेकेंड सेक्शन है ना, यहाँ पर जो सेकेंड नंबर मैंने नाम बोला है वो क्या था, लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल जो होता है वही यू शेप स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेम द यू शेप ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, तो आप बताएंगे लूप ऑफ हेनल। ठीक है, इस टॉपिक पर भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो भी मिलेगी और साथ ही आप नोट्स को भी रीड कर सकते हैं। नोट्स में भी ये डायग्राम बना हुआ है, मैंने हैंडमेड डायग्राम डाला हुआ है। लाइफ प्रोसेस के नोट्स में आप ध्यान से देखिएगा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ पर मैंने हैंडमेड डायग्राम डाला हुआ है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का। उसमें आपको ये पार्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपने नोट्स को पहले डाउनलोड किया हुआ है तो एक बार आप फिर से उसको फटाफट से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर सेकेंड पर, नेम द सेल्स वेयर CO2 इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट में, एज सच तो कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसी सेल का नाम बताना है जहाँ पर CO2 कन्वर्ट हो पाती हो, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं सोचेंगे ना तो लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, CO2 कैसे कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में, पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सही है। यहाँ पर देखिए एज सच तो कन्वर्जन नहीं होता है, कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सेल को हाईलाइट करवाया जा रहा है आपसे कि ऐसी सेल का नाम बताइए जहाँ पर किसी और चीज़ की हेल्प से या डायरेक्ट CO2 कन्वर्ट हो पाती हो कार्बोहाइड्रेट में।
सबसे पहले तो आप ये सोचिए ना कि CO2 का इंटेक किस में, प्लांट्स में या एनिमल्स में। भाई एनिमल्स में तो क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ना, जिसमें O2 का इंटेक होता है, CO2 बाहर निकलती है। लेकिन प्लांट बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें CO2 ली जाती है और O2 बाहर निकलती है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पे प्रोसेस है जो प्लांट बॉडी में चलता है जिसमें CO2 ली जाती है और O2 रिलीज़ की जाती है, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर सुनते हैं। वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 ली जाती है और O2 रिलीज़ की जाती है। जब फोटोसिंथेसिस के लिए सारा रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है तो क्या बनता है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है, ठीक है। तो यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो सेल है। अब सेल का नाम, लोकेशन पर चल गया, हाँ भाई सेल है कोई प्लांट बॉडी के अंदर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलेगा, पर कहाँ चलता है एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस, इसके लिए आपको नाम सटीक सा जो आंसर लिखना होगा वो है मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल वो सेल होती है जहाँ पे CO2 का कन्वर्जन हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वेयर ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड। देखिए अगर, चलिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ रफ ग्लोमेरुलस की। ये इस तरीके से, सबसे पहले तो आपको बॉमेन कैप्सूल दिखाना होता है ना। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैल्फिजियन बॉडी। अब मैल्फिजियन बॉडी में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, कलर चेंज कर लेते हैं इसका एक बार। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। अब इस बॉमेन कैप्सूल के अंदर एक डक्ट एंटर करती है और एक डक्ट यहाँ से बाहर निकलती है, और जब ये डक्ट एंटर करती है ना तो यहाँ पे से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये जो बाहर वाला C शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे बॉमेन कैप्सूल, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, मैल्फिजियन बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में आपसे, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वेयर द ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड। एक ऐसी स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। तो ये जो C शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम मैंने B लेटर से लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, पूरा नाम क्या होगा इसका, बॉमेन कैप्सूल। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है डॉक्टर्स के पास, इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये एक वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम BP को मेज़र कर पाते हैं, ब्लड प्रेशर को मेज़र कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की मेज़रमेंट नहीं करेंगे, उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक उसके सॉल्यूशन को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। चलिए खैर, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस विच हेल्प टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक। और ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होती है, 80 से 120 mmHg, वो लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द RBC एंड WBC। भाई RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, एक मेन डिफरेंस हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है फंक्शन को लेकर। RBC का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट सेल्स तक ड्रॉप करना एक तरह से, जिससे कि ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक पहुँच सके। भाई जो हम सांस लेते हैं ना उसके ज़रिए तो सिर्फ ऑक्सीजन लंग्स तक पहुँच जाती है, आगे काम तो फिर ब्लड ही करता है, ठीक है ना, हर एक सेल्स तक पहुँचाने का। लेकिन WBC का काम क्या होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं इसको। तो वाइट ब्लड जो कॉर्पसेल्स होती हैं, इनका फंक्शन होता है जर्म्स को किल करना, बैक्टीरियाज को मारना, ठीक है, ये WBC का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई ब्लड इज कॉल्ड अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। देखिए हालांकि क्वेश्चन तो 10th लेवल पर है ना, लेकिन इसके जो कनेक्शंस हैं वो क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर से हैं। देखिए जो क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर था, ठीक है, और उस चैप्टर में 2 पार्ट थे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के अंदर 4 तरह के टिश्यू को डिस्कस किया जाता है ना, आपने याद आ गया होगा वैसे आपको। अभी जो 4 तरह के टिश्यू होते हैं ना, 4 तरह के एनिमल टिश्यू, इसमें से एक नाम था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू को लिक्विड के आधार पर जब हम बांटते हैं तो वहाँ पर 2 नाम सुनने को मिलते हैं,
और वो क्या होते हैं? ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है और लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ब्लड एक क्या है, ऐसा लिक्विड है जो कनेक्शन का काम कर रहा है। कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं। लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है ना, एयर आती है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक, तो लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होती हैं उसमें ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है, जो हमने इंस्पायरेशन किया था उसके बेसिस पे। लेकिन हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? उसके लिए आपको उस ऑक्सीजन को लंग्स की एल्वेलाई से लेकर पहुंचाना पड़ेगा सेल्स तक, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक। पर कौन पहुंचाएगा उसको, कौन करेगा काम को? वो है ब्लड। तो इसलिए हम ब्लड को क्या बोलते हैं? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्शन का काम कर रहा है ना। अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कनेक्टिविटी बन रही है यहाँ पर ब्लड के आधार पर। ठीक है, बाकी इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू को वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ये तो सेम चीज़ है। ठीक है, कोई भी आप नाम यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज वेन्स में बहुत सारे डिफरेंस हैं। सबसे सिंपल डिफरेंस जो है उसको सुनते हैं, जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, जो आर्टरीज होती हैं ना, वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज कैसे कैरी करती हैं? प्योर ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है वहाँ पे, और आर्टरीज में ऐसा नहीं है। आर्टरीज में क्या होगा? प्योर ब्लड होता है, मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, वो काफ़ी थिक होती हैं, लेकिन वेन्स की जो वॉल होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं। पतली पतली दीवारें होती हैं वेन्स में, आर्टरीज में मोटी दीवारें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, आर्टरीज का फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक प्योर ब्लड को पहुंचाना। हार्ट से लेकर काम क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक प्योर ब्लड को पहुंचाना हार्ट से लेकर। ठीक है, हार्ट तो सिंपल एक प्रेशर प्रोवाइड करता है बस। बाकी ये तो चलिए आर्टरी का पॉइंट हो गया। इसी के कंपैरिजन में वेन्स क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं, डिफरेंट सेल्स से, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक लाती हैं इम्प्योर ब्लड को। नेक्स्ट, आर्टरीज में जो ल्यूमन होता है, जहाँ से ब्लड पास आउट होता है, वो बहुत नैरो होता है। ठीक है, आर्टरीज में ल्यूमन काफ़ी कम होता है, लेकिन वेन्स में ल्यूमन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी थर्ड पॉइंट के आधार पे एक फोर्थ पॉइंट भी बन जाता है। आर्टरी में जब ल्यूमन कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, वेन्स में प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, और बाकी आप एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आर्टरीज में प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वाल्व की कोई ज़रूरत नहीं है। वाल्व मतलब एक बैरियर का काम करता है, बैक फ्लो से रोकता है ना, ब्लड, ताकि बैक ना हो। लेकिन दूसरी तरफ वेन्स में प्रेशर काफ़ी कम है तो बैक फ्लो के चांसेस है, इसीलिए बाय नेचर यहाँ पर पाए जाते हैं वाल्व्स। इन डिफरेंस है। बाकी आप और भी ऐड कर सकते हैं कि वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, आर्टरीज डीपली सीटेड होती हैं, है ना, इस तरह की बात है। तो 4-5 डिफरेंस तो आपको एटलीस्ट मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन प्रोटीन डाइजेशन? बहुत बड़ा रोल है HCl का प्रोटीन डाइजेशन में। सबसे पहले तो HCl की लोकेशन देखिए। हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें एक स्टेप होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 4 चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें से एक नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हालांकि इसके लिए एक नाम भी हाईलाइट किया जाता है, ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो ऑक्जेंटिक सेल्स का एक लंप सा बन जाता है, वो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड के हालांकि अंदर ही इंक्लूड है। तो अब ये जो HCl हुआ ना, इसके 2 फंक्शन होते हैं। बैक्टीरियाज को किल करना, ये तो आप सबको पता ही है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए ना, उन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है HCl। ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन में डायरेक्ट हेल्प नहीं करेगा, पर प्रोटीन को जिसकी ज़रूरत है, जिसकी मदद से प्रोटीन डाइजेस्ट होगी, उस चीज़ को एक्टिवेट करने में मदद करता है, तो इनडायरेक्ट हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ पेनक्रियाज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले 2 पेनक्रेटिक एंजाइम्स या जूसेस के नाम बताइए, है ना। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि गिव 2 प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस में पाए जाने वाले 2 ऐसे एंजाइम के नाम बताने हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, एक तो इसमें अमाइनो पेप्टाइडेज आ सकता है, दूसरा यहाँ पर नाम आ सकता है जो बहुत सिंपल भी है, आपने देखा भी होगा NCERT में, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो सिंपल आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर
कि भाई ये दो एंजाइम हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में इस तरीके से मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन देखिए एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट का इंटेक किया जाता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह होती है, मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है। अब बात ये कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग मोड क्या होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। वैसे देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट वर्ड को हाईलाइट किया जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दो नाम डालने होंगे और न्यूट्रिशन क्या है उसके डेफिनेशन को बताना होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज के वीडियो में जो हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया ये सारे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। तो आई थिंक आपको ये जो 10 क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप एक बार पार्ट फर्स्ट को देखिएगा। तो टोटल 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी आप चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है कि सबसे पहले चैप्टर पढ़ना होता है, चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं पर प्रैक्टिस बाद में की जाती है, पहले चीज़ों को समझा जाता है, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है, तो आप फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, यकीनन आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।